वर्ल्ड वॉर 2 के समय में पूरी दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की ताकत देखी थी, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब को गिराकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। सभी देश को इसकी पावर का एहसास हुआ और भारत में भी इसकी भनक लग चुकी थी। भारत के ही एक मशहूर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, जो इस न्यूक्लियर टेस्ट की ताकत को आगे बढ़ाने में कई सालों से लगे हुए थे, पर भारत सरकार ने इनको इस काम के लिए कभी परमिशन नहीं दी। सरकार जब मानी तब तक चाइना ने भारत को 1962 की वॉर में हरा दिया था और फिर 2 साल बाद यानी कि 1964 में चाइना अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1965 और 1971 की वॉर में जब पाकिस्तान भारत पे हमला करता है और यूएस नेवी और यूके नेवी दोनों हमें घेर चुके होते हैं, तब हम यूएसएसआर की हेल्प से ये वॉर जीत जाते हैं। पर इस टाइम तक हमें रियलाइज़ हो चुका होता था कि अगर पाकिस्तान और चाइना 1971 और 1962 जैसी हरकतें फिर से करते हैं तो हमें उनका सामना करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस तो यूएसए ने शुरू की थी, पर हम भी पीछे कहाँ रहने वाले थे इस रेस से, और होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक रिसर्च में जुड़ गए। होमी जहांगीर भाभा का मानना था कि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता था, इसलिए उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को इस प्रोजेक्ट को पीसफुली डेवलपमेंट के नाम पर ऑथराइज़ किया था और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को सिर्फ पावर जनरेशन तक ही सीमित रखा गया था। और फिर 1954 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे स्टार्ट किया गया, जिससे आगे की न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा सके। बट 1966 में भाभा के साथ 117 लोग और भी प्लेन क्रैश में मारे गए। तो अब इस प्रोग्राम को कई और साइंटिस्ट ने मिलकर आगे बढ़ाया और फिर AEET का नाम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी जिसे हम आज बार्क बोलते हैं, कर दिया गया। पर तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी देश की इकोनॉमिक कंडीशन। हमारा देश उस टाइम पे गरीब था और आज़ादी के बाद भी हमारे पास ना ही स्पेसिफिक डेवलपमेंट थी इस फील्ड में और ना ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बजट। उस टाइम पे ऐसा दौर था कि दुनिया के अलग अलग देश जैसे फ्रांस, यूके, USSR खुद एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट और टेस्टिंग करने में सक्सेसफुल हो गए थे और लगे हाथ चाइना ने भी एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट करके खुद को इस रेस में शामिल कर लिया था। अब इस टेस्ट से भारत पे भी प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था कि भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम को सही करे, क्योंकि अगर भारत अपनी टेक्नोलॉजी सही नहीं किया तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर अगर हम पर अटैक किया तो हम उन दोनों का सामना नहीं कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि वेस्टर्न कंट्रीज ये कभी नहीं चाहती थी कि कोई और भी इस ताकत का यूज़ करके इसका मालिक बन बैठे। तो भारत ने शुरू किया एटॉमिक बॉम्ब बनाने की प्रोसेस। तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए 2 टीम को सौंपा गया। पहली टीम थी बार्क, जिसको लीड कर रहे थे बार्क के डायरेक्टर राजा रमन्ना, और दूसरी टीम थी DRDO, जिसको लीड कर रहे थे DRDO के डायरेक्टर BD नागचौधरी। PK अयंगर और राजगोपाल चिदम्बरम जैसे साइंटिस्ट को भी शामिल किया गया। टोटल मिलाकर 75 साइंटिस्ट यानी 75 साइंटिस्ट की टीम इस काम पर लगी हुई थी। पर यह मिशन की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, जिसमें से उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक थी। मिशन की प्राइवेसी के लिए डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों को ही इस प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं दी गई थी। पर प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुआ। हमारे पास प्लूटोनियम नहीं था, जो एक इम्पॉर्टेंट मैटर है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, और ट्रॉम्बे का प्लूटोनियम प्लांट तो कब का बंद हो चुका था और बचे हुए प्लूटोनियम पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ हो रहा था। तो फिर पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करके इसको एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ किया जाने लगा। भारत की मेहनत और मशक्क़त के बाद बारी आती है टेस्टिंग की। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा एटम बॉम्ब काम भी करती है या नहीं। तो टेस्टिंग के लिए राजस्थान में मौजूद पोखरण रेंज को चुना गया, क्योंकि आसपास कोई भी पॉपुलेशन ना हो जिससे लोगों को नुकसान ना हो। और वो दिन भी आ गया जब भारत ने अपना पहला टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है।
भारत में इंदिरा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारा इरादा न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर करने का नहीं है, ये तो हमने सिर्फ पीसफुली एक्सप्लोजन किया था, पर जरूरत पड़ने पर भारत न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। और हम पे CTBT ट्रीटी रिलीज किया गया, जिसमें ये लिखा था कि कोई भी कंट्री बिना परमिशन के न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं कर सकता है। और फिर भारत को रोकने के लिए NSG को बनाया गया। इसका मतलब था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग कोई भी देश किसी को भी बिना परमिशन के यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकता। और फिर भारत पे न्यूक्लियर सप्लाई को बैन कर दिया गया। इन सब के बावजूद भारत ने हर बार हार नहीं मानी। और फिर जो पहला टेस्ट पोखरण में हुआ था वो तो सिर्फ एक छोटा सा डेटोनेटर टेस्ट था, इससे अभी बॉम्ब बनाना तो बाकी था। और फिर 1995 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट की प्राइवेसी का अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट को पता चल गया। इसके बाद तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत को धमकी दी कि अगर ये टेस्ट कंडक्ट हुआ तो भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। पर भारत अब पीछे नहीं हटने वाला था। और फिर इस प्रोजेक्ट में आए APJ अब्दुल कलाम को साथ मिला अटल बिहारी वाजपेयी का। और फिर 1988 में इस टेस्ट को अंजाम देने का वक्त आ गया था। इस टेस्ट में सबसे बड़ा रोल DRDO के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम, बार्क के डायरेक्टर अनिल काकोडकर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड R चिदम्बरम का था। और इस मिशन को सीक्रेट रखने और CIA जो एक अमेरिकन स्पाई एजेंसी थी, इससे बचने के लिए हमने इंडियन आर्मी में जो इंजीनियर्स थे उनकी हेल्प ली। क्योंकि पोखरण में खुला जगह था तो सैटेलाइट से हमें लगभग छोटी से छोटी डिटेल्स भी दिख जाती थी। और इंजीनियर्स और आर्मी दोनों के ही नाम बदल दिए गए थे प्राइवेसी के लिए, जिससे किसी को कुछ पता ना चल सके। आर्मी और इंजीनियर्स ने सैंड ड्यून्स का हेल्प लिया और रात में काम करते थे, जिससे सैटेलाइट की विजिबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता था और कोई भी सबूत सैटेलाइट में कैप्चर नहीं हो पाता था। आर्मी ने पोखरण के बगल में ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था, जो कि सिर्फ आर्मी वाले ही नॉर्मली खेलते थे, जिससे CIA को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। उन्हें लगता था कि इंडिया ने कोई क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कराया है। और फिर 1 मई 1998 को बार्क से एटम बम को प्लेन से जैसलमेर लाया गया और फिर ट्रक के जरिए उसे बिना सिक्योरिटी के वापस पोखरण में लाया गया, जिससे किसी को भी उस पर ध्यान ना हो कि उसमें कुछ खास सामग्री है। टेस्टिंग के दिन हवा पाकिस्तान की ओर चल रही थी, जिससे रेडिएशन लीक होने का खतरा था। फिर साइंटिस्ट ने वेट की हवा के रुकने का और फिर 3:45 पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और उस दिन 3 एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हुआ और भारत एक ऐसा देश भी बना जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ये टेस्ट किया। 11 मई के बाद फिर से 13 मई को 2 और टेस्ट किए और वर्ल्ड लेवल पर अपनी ताकत का परिचय दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था और भारत में खुशी का माहौल था और वहीं वेस्टर्न देशों में दुखी का माहौल था। अमेरिका और कई देश हमें न्यूक्लियर खतरा बता रहे थे और क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर भारत ने सिर्फ ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया था। और इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी किसी देश को इन्वेड करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि किसी और देश ने ही हमें इन्वेड करने की कोशिश की है। अमेरिका का CIA भी इसे पकड़ नहीं पाया था और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद दी थी। और फिर भारत पे कई सैंक्शन लगाए गए थे, जैसे CTBT ट्रीटी, पर उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ था कि लैंड, वाटर और एयर में टेस्टिंग मना है, पर भारत ने तो ज़मीन के अंदर टेस्ट किया था। इन सभी के बावजूद अमेरिका भी इस बार कुछ नहीं बिगाड़ सका भारत का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताएं। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।